अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिफ अवान, प्रोग्राम कॉर्नर के साथ इंटरनेशनल मीडिया वॉइस ऑफ जर्मनी उर्दू सर्विस पाकिस्तान से। नाजरीन इकराम, ईरान अमेरिका जंग से वो जो ममालिक हैं उनको तो जो नुकसान पहुंचना था वो तो पहुंचा, लेकिन इस जंग की वजह से बहुत से ममालिक, पूरा यूरोप और एशियन मुल्कों में भी वो बहुत मुतासर हुए। लिहाजा अगर ये जंग दोबारा शुरू होती है तो फिर बेहद हिसाब नुकसान का एहतमाल है। लिहाजा ये इस जंग के खात्मे के लिए, इस जंग को मज़ीद फैलने से या इसको रोकने के लिए, जिसका इम्कान थोड़ा बहुत है तो सही, लेकिन उम्मीद है कि अब जंग नहीं होगी। बहरहाल अगर ये जंग दोबारा शुरू हो गई तो फिर मईशत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये बहुत से ममालिक जो है इसकी पेट में आ जाएंगे। लिहाजा इस जंग के जो वो चाहते हैं जो लोग कि जंग जारी रहे, उनके लिए, उनको रोकने के लिए, उनकी ज़हनी जो है ना पसमानदगी को दूर करने के लिए भी तमाम ममालिक, जिनमें यूरोप सरफहरिस्त है और बड़ी ताकतें भी इसमें, चीन, रूस वगैरह, तो उन्हें ये इक़दाम करना होगा कि वो इन दो मुल्कों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाएं। पाकिस्तान अपना किरदार भरपूर तौर से अदा कर रहा है, लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा। मगर ये जो आबनाए हुर्मुज़ है वो अभी तक बंद पड़ी है। उसमें से जो जहाज गुजर रहे हैं वो इक्का दुक्का ही है, वो उनकी जो शराइत हैं ईरानियों की, तो उसको जो पूरी कर रहा है वो तो गुजर जाते हैं, बाकी कोई नहीं। यानी तेल का ज़बरदस्त बहरान है और तेल ही इस वक्त जो है ना बुनियादी हैसियत रखती है किसी मईशत को कमज़ोर या मुस्तहकम करने के लिए। लिहाजा आबनाए हुर्मुज़ पे हमने खालिद भट्टी साहब को ज़हमत दी है कि वो इस हवाले से अपने क़ारीन को, अपने नाज़रीन को कुछ बताएं, ताकि ये मसला जो है ना ये कैसे हल हो सकता है। क्योंकि खालिद भट्टी साहब अंग्रेज़ी उर्दू में कॉलम नगारी करते हैं, दानिशवर हैं और आलमी सियासत और मईशत पर इन्हें अबूर हासिल है। इसलिए हम उनसे ये दरियाफ्त करेंगे कि वो आबनाए हुर्मुज़ को और इससे होने वाले नुकसानात को कैसे देखते हैं। जी खालिद भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आपका शुक्रिया, आपने बुलाया। अब आबनाए हुर्मुज़ जो है ना ये कैसे खुलेगी? शराइत जो है ना अमेरिका की वो भी बड़ी सख्त है और ईरान की भी बड़ी सख्त है, तो इस हवाले से आप कोई बताइए हमारे नाज़रीन को। जी बहुत शुक्रिया नासिफ अवान साहब, आपने मुझे बुलाया और मौका दिया गुफ्तगू करने का। देखिए, जो इशू है वो ये है इस वक्त कि जब ये जंग हुई 40 दिन की और उसके बाद जंग बंदी हुई, जिसमें पाकिस्तान का अहम किरदार था, चीन ने भी अहम किरदार अदा किया, कुछ और मुल्कों ने भी, जिसमें तुर्किया और सऊदी अरेबिया ये शामिल थे, मिस्र शामिल था, और इन सब मुल्कों के ताबन से ये जंग बंदी हुई। और इस तरह से एक ऐसी जंग जो इंतहाई खूनरेज जंग बन सकती थी, जो आलमी मईशत को और नुकसान पहुंचा सकती थी और खास तौर पे हमारे खित्ते में मामला और खराब हो सकते थे मौसी तौर पर, तो उसको किसी हद तक संभालने में जंगबंदी ने अहम किरदार अदा किया। और एक उम्मीद पैदा हुई कि ये जो आबनाए हुर्मुज़ बंद है तो ये खुल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि पहले ईरान ने बंद की हुई थी और ईरान ने उसको एक तस्वीराती हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया। उसके बाद अमेरिका को जब समझ आई कि ईरान ने ये क्या किया है, तो उन्होंने जो है वो पूरे खलीज फारस की नाकाबंदी कर दी। अब वो ईरान ने बंद की हुई है आबनाए हुर्मुज़, अमेरिका ने खलीज फारस जो है उसकी नाकाबंदी की हुई है। अब पहले आपने ईरान से इजाजत लेनी थी जहाज गुजारने के लिए, अब आपको अमेरिका की इजाजत की दरकार है। बिल्कुल ठीक है। तो आज सदर ट्रम्प ने कहा है
जो कि अच्छी बात है, खुशाइन बात है। उन्होंने ये कहा है कि हम जो है जितने हमारे जो गैर जानबदार ममालिक हैं या हमारे दोस्त ममालिक हैं, उनके जितने टैंकर फंसे हुए हैं, जहाज फंसे हुए हैं अपना हरमूज में और उसके इर्द गिर्द, तो उनको हम गुजारने के लिए माहौल फराहम करेंगे, हम उनको नहीं रोकेंगे। और आगे ईरान की मर्जी है। आगे ईरान की मर्जी है। अच्छा, अब ईरान का मसला ये है कि ईरान अपनी साइड से तो जहाजों को रोक सकता है, लेकिन जो ओमान की साइड है, क्योंकि ये जो आबला हरमूज है, इसका जो सबसे तंग जगह है वो है तकरीबन 31 नॉटिकल माइल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और शायद इससे थोड़ी कम है। चले। अच्छा, जो इंटरनेशनल वाटर होता है किसी मुल्क का, वो होता है 15 नॉटिकल माइल ऐसी जगहों से जहां से समुद्री गुजरगाहें हैं। तो अब ओमान का और ईरान का ये क्लेम है, उनका ये दावा है कि क्योंकि ये हमारी समुद्री हदूद के अंदर आता है, तो लिहाजा ये बैनुल अक़वामी पानी या गुजरगाह नहीं है। अगर कोई जहाज हमारी मर्जी हम गुजरने दें, हमारी मर्जी हम ना गुजरने दें। अब होता ये है कि जो कुदरती रास्ते हैं, समुद्री रास्ते हैं, वो तंग हो, खुले हो, तो उनके बारे में एक इंटरनेशनल लॉ मौजूद है। आप उसके ऊपर टैक्स नहीं ले सकते, आप उसके ऊपर पैसे चार्ज नहीं कर सकते। अच्छा, अगर वो आपने खुद बनाई है नहर, जैसे सुएज की नहर है, जैसे पनामा कनाल है, तो ये क्योंकि बनाई गई है और दो समुद्रों को जोड़ा गया ये बना के, ठीक है, तो ये ईरान ने नहीं बनाई, ना ये ओमान ने बनाई, कुदरती है। लेकिन उनका मतलब एक हद तो होती है, हद होती है, उसके अंदर ये फॉल करती है। हाँ, ठीक है, ठीक है। ईरान ने जब शाह ईरान थे, हाँ, तो उस वक्त भी 1970 की दिहाई में भी ईरान ने ये कोशिश की थी कि वो किसी तरह से कोई टैक्स लगाए और इसके ऊपर अपना क्लेम साबित करें, जगह टैक्स, जो भी आप उसे कह लें। अच्छा। तो लेकिन उस वक्त भी उनकी बात नहीं मानी गई थी, हालांकि उस वक्त शाह ईरान अमेरिका का बहुत अहम इत्तेहादी था, बहुत करीबी उनका था, और जो हैसियत इस वक्त बंदा ही उनका था, और ईरान को वो एक इलाकाई ताकत के तौर पे अमेरिका मजबूत कर रहा था, उसको ताकतवर कर रहा था। बिल्कुल, ठीक है। तो उस वक्त भी ये नहीं हुआ। अब भी ईरान जो है, उसकी ये ख्वाहिश है या उसकी कोशिश है कि किसी तरह से जो सारी ताकतें, बड़ी ताकतें हैं खासतौर पे, वो हमारा और ओमान का जो क्लेम है उसको तस्लीम कर लें। ठीक है। और हमारी मर्जी से, हमारी तय करदा शराइत के तहत अगर किसी जहाज ने गुजरना है तो वो गुजरे। अमेरिका, यूरोप, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इराक, ये वो ममालिक हैं जिनका तेल यहाँ से फरोख्त होता है इस रास्ते से। ठीक है। उनका ये है कि टोटल 20 से 25 है दुनिया का जो टोटल तेल है उसका 20% यहाँ से गुजरता है। तो आप अंदाजा करें 20-25% जो तेल गुजरता है उसने ही मतलब ये मशत जो है ना तबाह बर्बाद कर दी है लोगों। यूरोप के अंदर है, सारा कुछ है, हम जैसे ममालिक हैं जी, तो ये पेट्रोल महंगा होगा, हर चीज महंगी हो जाती है। लेकिन ना सिर्फ पेट्रोल का इशू नहीं है, पेट्रोल है, डीजल है, इसके साथ साथ एलपीजी है, एलएनजी है। हाँ, तो इंडिया में इस वक्त बेइंतहा बड़ा बहरान है। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान में उस तरह का बहरान एलपीजी के हवाले से नहीं है, मिल रही हमें ईरान से मिल रही है, कुछ और जगहों से भी मिल रही है, लेकिन महंगी मिल रही है, लेकिन मिल रही है। इंडिया में मिल नहीं रही और शदीद किस्म का बहरान है। बिल्कुल ठीक। ठीक है। और वहाँ तेल के बहरान पैदा होने का इम्कान भी है। अच्छा। अगर ये तनाज़ा लंबा होता है। और अभी जो वर्ल्ड बैंक की ताज़ा तरीन असेसमेंट आई है उसमें उसने कहा है कि पाकिस्तान से ज्यादा बुरे असरात इंडिया की मैशत पे हो सकते हैं इस जंग के, अगर ये नाकाबंदी खत्म नहीं होती, आपने हरमूज नहीं खुलती। लेकिन इसका आप ये बताएं ना कैसे मतलब ये मसला हल होगा। देखिए, अब उनकी शरायत जो है वो ईरान ने भी कुछ तरमीम दिखाई है अपनी दिखाई है। ठीक है, दिखाइए। तो अमेरिका भी दिखाए, ये मुल्क जो है ना बड़ी ताकतें हैं, छोटी बड़ी ताकतें, पाकिस्तान का भी किरदार बड़ा है। तो ये इस हवाले से मतलब इन्हें बिठाकर एक मेज पर ये मामला जो है ना इसको खत्म नहीं कर सकते। दो इश्यूज हैं जिसकी वजह से अभी तक डील नहीं हो सकी। इस्लामाबाद में जब मुज़ाकरात का पहला राउंड हुआ था, हाँ, तो तकरीबन ये डील के करीब पहुंच गए थे। उस वक्त ईरानियों ने बहुत लचक दिखाई थी। ठीक है। उससे पहले जो ओमान में और फिर जनीवा में मुज़ाकरात हुए थे जिसके बाद हमला हुआ ईरान पे, उसमें भी ईरान ने जौहरी हथियारों के हवाले से बहुत नरमी दिखाई थी। ठीक है। उसमें बहुत लचकदार मौक़िफ़ था।
ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل اور تقریباً بات طے ہو گئی. لیکن پھر جو اسرائیلی لابی اور اسرائیل کا پریشر تھا صدر ٹرمپ پہ, کہتے ہیں نیتنیاہو ہاں وہ کام کر گیا, وہ کام کر گیا. اور اصل میں جو ٹرمپ انتظامیہ ہے اس میں جو کی لوگ ہیں ٹرمپ کے وہ دو ہیں. اسٹیو وٹکاف جو نمائندہ خصوصی ہے صدر ٹرمپ کا, اور جیرڈ کشنر جو کہ داماد ہیں صدر ٹرمپ کے. ٹھیک ہے وہ بہت قریب سمجھے جاتے ہیں یہ دونوں اشخاص جن کی بات صدر ٹرمپ بہت غور سے سنتے ہیں. اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو پہلے راؤنڈ کے بعد جو امریکی نائب صدر ہیں جے ڈی وینس اور جو مارکو روبیو ہے وزیر خارجہ, حالانکہ ان معاملات میں لیڈ کرنا چاہیے وزیر خارجہ کو جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں مارکو روبیو, لیکن وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آتے. لیکن وہ انہوں نے کیا جو جے ڈی وینس پہلے راؤنڈ میں تھے, اس کے بعد صدر ٹرمپ نے ان کو ہٹا دیا. اب انہوں نے معاملہ دے دیے ہیں براہ راست جیرڈ کشنر اپنے داماد کو اور اسٹیو وٹکاف کو. اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں پراپرٹی کے بزنس سے بھی وابستہ ہیں, ان کے ملتے جلتے مفادات بھی ہیں کاروباری, اور یہ بہت قریب سمجھے جاتے ہیں جو اسرائیلی لابی ہے. ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بہت زیادہ انفلوئنس ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے. تو پرابلم یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کے جو جنگ کے اندازے تھے وہ تو غلط ثابت ہوئے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ ہے وہ یہ چاہتے ہیں, جو اصل مسئلہ ہے, جو بڑی رکاوٹ ہے مذاکرات کو آگے بڑھنے میں, وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو چیزیں جنگ سے حاصل نہیں کر سکے, وہ ایران کو شکست نہیں دے سکے جنگ میں. ٹھیک ہے. اب وہ مذاکرات کی میز پہ چاہتے ہیں کہ ایران آئے اور سرنڈر کر دے, جو کہ اس نے 40 روزہ جنگ میں نہیں کیا. تو جب تک صدر ٹرمپ اپنا یہ مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں کرتے اور ریئلسٹکلی چیزوں کو نہیں دیکھتے اور اپنی خواہشات کو, یعنی بٹی صاحب میں آپ کی بات جو ہے نا کاٹ رہا ہوں, اس کے ذہن میں ٹرمپ کے ذہن میں تو یہی ہے کہ ہم سپر پاور ہیں. جی جی ابھی تک وہ اسی مغالطے میں ہے. جی جی جبکہ میرے نقطہ نظر جو میرا نقطہ نظر ہے وہ اب نہیں رہا. ٹھیک ہے. اقتصادی اعتبار سے چین بہت آگے جاتا. بہرحال میرا اپنا ہے یہ ایک مائنڈ ہے کہ جو دیکھ رہا ہے چیزوں کو, اس کی ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ اگر تو وہ ہم سمجھے کھلونا ٹائپ نہیں ہے, پھر تو اس کی ٹیکنالوجی بہت آگے جا چکی ہے, اس میں شک ہی نہیں ہے کوئی. اور وہ اگر اس کو چھیڑا گیا, یا ابھی دیکھیں ایران نے کیا کرنا تھا, سارا کچھ تو وہی پیچھے چین اور روس تھے نا, تو ممکن ہے کوریا بھی ساتھ ہی ہو, لیکن چین کا اہم کردار تھا. پاک بھارت جنگ ہوئی ہے جی جی اس میں بھی جو طیارے ہمیں ملے تو ہم نے ان کو شکست دی ہے. تو ٹرمپ کو اب تسلیم کر لینا چاہیے کہ اب امریکہ وہ نہیں رہا. کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں اس کو اگر وہ ایک بات یہ کہ انٹرنلی وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے.